अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू डियर लर्नर्स। अब हम आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे वर्ल्ड मैप का एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे क्या क्या। देखो, आज हम लोगों ने क्या एक कॉन्टिनेंट उठाया। हमें देखो क्या होता है ना कि आप कितने बार क्या करते हो, कोई न्यूज़ पढ़ते हो, तो न्यूज़ पढ़ते हो तो किसी स्थान विशेष के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ में आ जाता है। तो अगर आपको उस स्थान विशेष की जानकारी नहीं होती है तो चीज़ें आपके मन में क्या होता है, एक डाउट सा बना रहता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सारे पॉलिटिकल मैप को देखेंगे। पॉलिटिकल मैप यानी कौन कौन से कंट्री अफ्रीका में है और कहाँ पर उनका लोकेशन है। ठीक है, और हम लोग क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, फिजिकल मैप को देखेंगे। ठीक है, फिजिकल मैप में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि हमारा अफ्रीका में जो भी पहाड़ है यानी माउंटेन है उसको देखेंगे, और जो हमारा प्लेटू प्लेटू है यानी पठार है उसको देखेंगे। ठीक है, और क्या है, हमारा जो प्लेन है, प्लेन यानी मैदान, उसको देखेंगे अफ्रीका के, और अफ्रीका के डेजर्ट को देखेंगे यानी रेगिस्तान को देखेंगे। मैंने क्या बताया कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका मतलब होता क्या है ना कि आपके साथ आपको चीजें वर्ल्ड मैप की टफ क्यों लगती है कि आपको ना चीज़ों टुकड़ों में सिखाया जाता है कि हाँ वर्ल्ड मैप का ये जो इस कॉन्टिनेंट की कौन सी सबसे लंबी नदी है और यहाँ पर कौन सा फसल उगाया जाएगा। लेकिन वही आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अच्छे से 1 घंटे में करके आप इसके पॉलिटिकल मैप को देख लो तो सारे कंट्री के लोकेशन आपको क्या हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। और इसके अगर फिजिकल मैप को पढ़ लोगे तो फिजिकल मैप को पढ़ने से क्या होगा कि आप इसके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है यानी जो विभिन्न विभिन्न करके स्थलाकृतियां हैं यानी इसके जो हमारे पहाड़ है और पठार है और प्लेन है, डेजर्ट है, और अगर इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी कि हाँ यहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाएगी और वहाँ वहाँ पे कौन से मतलब धातु या लौह अयस्क पाया जाएगा। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपका एक बार में ही क्या हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा लक्ष्य क्या होगा क्लास 6 का कि हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सारे पॉलिटिकल मैप को देखेंगे, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो जो भी कंट्री का लोकेशन है उसको देखेंगे, क्योंकि हर कोई कंट्री हमेशा एक न्यूज़ में बनी ही रहती है कि हाँ इस कंट्री में कभी ये हो जाता है, उस कंट्री में वो हो जाता है। तो अगर उस कंट्री का आपको लोकेशन नहीं पता रहता है तो क्या होता है कि एक डाउट सा बना रहता है। तो आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे और इसके फिजियोग्राफी को देखेंगे। ठीक है, फिजियोग्राफी में क्या आएगा, हमारा इसका माउंटेन आ जाएगा, प्लेट्यू आ जाएगा और प्लेन आ जाएगा और डेजर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे हमारे क्लास का लक्ष्य क्या होगा कि 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या लाए, पॉलिटिकल मैप है, इसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप अपने एटलस में देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री का लोकेशन का है। मैं आपको बता दे रही हूँ, देखो देखो अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम अगर कुछ आपको बताएं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती है, यानी इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है और इक्वेटर भी गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अफ्रीका ही एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिससे कि हमारी कर्क रेखा और ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा तीनों गुजरती है, और हमारा प्राइम मेरिडियन भी क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि यह चारों हेमिस्फीयर में पड़ता है। मैंने क्या बताया कि अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं और प्राइम मेरिडियन भी गुजरता है। देखो इसने इक्वेटर इसको क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। देखो जो इक्वेटर है इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसके नीचे वाला क्या हो गया, साउथ हेमिस्फीयर। और जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है वो विश्व को क्या करता है, ईस्ट और वेस्ट में बांटता है। तो प्राइम मेरिडियन के इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। तो इस तरह हमारा जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो चारों हेमिस्फीयर में पड़ता है। क्यों, क्योंकि इससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। और आपको एक काम क्या करना है, आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपको ये चीजें याद करना है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के कितने देशों से हमारा क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किन किन देशों से विषुवत रेखा गुजरता है,
और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कितने देशों से मकर रेखा गुजरता है, ठीक है। ये चीजें आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि देशों का समूह दे दिया जाएगा और इसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कितने देशों के समूह में से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आपको इन सबको याद कर लेना होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने तो जान लिया कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। अब हम अगर इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ जाने तो जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, हमारा अफ्रीका है। फर्स्ट पे कौन है, देखो फर्स्ट पे तो कौन सा है हमारा, अगर हम जनसंख्या के आधार पर बोले तो फर्स्ट पे कौन है हमारा, एशिया है, और सेकंड पे कौन है हमारा, अफ्रीका है। क्या हम बता रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। नहीं सॉरी, जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर हमारा क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और फर्स्ट पे क्या हमारा एशिया है और सेकंड पे क्या हमारा अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका। और थर्ड नंबर पे क्या हमारा नॉर्थ अमेरिका है, थर्ड नंबर पे कितना है, नॉर्थ अमेरिका है, कौन सा है। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है हमारा, साउथ अमेरिका है। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा है, अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका यूरोप से भी बड़ा है, ठीक है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर क्या देख रहे हैं, उनकी स्थिति को देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, एशिया है। और सेकंड नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका है। और थर्ड नंबर पे कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। और फोर्थ नंबर पे क्या हमारा, साउथ अमेरिका है। और फिफ्थ नंबर पे क्या है, अंटार्कटिका है। और सिक्स नंबर पे क्या आपका, यूरोप, ठीक है। और 7 नंबर पे क्या हमारा, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हमने क्षेत्रफल के आधार पर देशों के यानी कॉन्टिनेंट्स के वो देख लिया, सीक्वेंस को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अगर हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ना क्या बोलते हैं, मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो मानव के फर्स्ट बार एविडेंस मिले थे, यानी जो मानव के कुछ साक्ष्य मिला था, वो कहाँ से मिला था, अफ्रीका से ही मिला था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। क्यों, क्योंकि मानव का जब हम लोग पसाड़ काल ये सब पढ़ते हैं तो जो मानव के एविडेंस थे यानी जो साक्ष्य तो वो सबसे पहले कहाँ में मिलते हैं, अफ्रीका से ही मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या कहा जाता है, मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। और अफ्रीका को एक चीज और कहा जाता है, देखो क्या कहा जाता है, अफ्रीका को ना डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अफ्रीका को मैंने क्या बताया कि डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम इसको बता रहे हैं। अफ्रीका को मैंने क्या बताया कि डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगर हमारा यहाँ पे अफ्रीका है, देखो यहाँ पे क्या हमारा अफ्रीका है, हम छोटा सा बना रहे हैं, यहाँ पे क्या हमारा अफ्रीका है और इसके ऊपर क्या है हमारा मेडिटेरियन सी है। अगर इसके वाटर बॉडीज को देखें तो इसके बगल में क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या है हमारा मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है। और इसके बगल में क्या है, इधर क्या अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इधर क्या है अटलांटिक ओशियन है। और इधर क्या हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। इधर क्या हमारा इंडियन ओशियन है। और इसके नीचे क्या हमारा सदर्न ओशियन, ठीक है, सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, ठीक है। तो हमने बताया कि अफ्रीका को क्या कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। पहले इसके हम लोग वाटर बॉडी को देख लेते हैं कि इसके ऊपर में क्या है, मेडिटेरियन सी है। और इसके वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। और इसके ईस्ट में क्या है हमारा इंडियन ओशियन पड़ जाएगा। और इसके साउथ में क्या पड़ जाएगा, सदर्न ओशियन पड़ जाएगा। यानी जो हमारा अफ्रीका है वो कितने ओशियन से घिरा है, 3 ओशियन से। इधर क्या होगा हमारा अटलांटिक ओशियन हो गया, और इधर क्या हो गया सदर्न ओशियन हो गया, और इधर क्या हो गया हमारा इंडियन ओशियन होगा। तो आपको बताना होगा कि हमारा जो अफ्रीका है वो कितने ओशियन से घिरा है, तो वो 3 ओशियन से घिरा है। और ऊपर में क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो देखो जो ऊपर में है ना, तो ऊपर में यहाँ पे एक जिब्राल्टर स्ट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है।
स्ट्रेट किसको बोलते हैं, जो कि ये क्या है, वाटर बॉडी है, जो कि दो मतलब भाग को क्या करता है, अलग करता है। तो यहाँ पे क्या, जिब्राल्टर स्ट्रेट, और इसके ऊपर क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा यूरोप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, हमारा यूरोप है। तो हुआ क्या था ना कि आपने 15वीं शताब्दी में देखा होगा कि जब यूरोप के लोग ना कई कई अलग अलग देशों की खोज करने निकलते हैं। ठीक है, तो उसी में ना क्या हुआ था कि यूरोप के लोग अफ्रीका की खोज करने भी आते हैं, मतलब अफ्रीका में भी वो क्या करते हैं, आना चाहते हैं। लेकिन अफ्रीका की एक मतलब खासियत क्या थी कि अफ्रीका के अगर हम लोग देखें तो इसके नॉर्थ पार्ट में ना, यहाँ पे नॉर्थ पार्ट में तो ये लोग आ गए थे, यूरोप वाले क्या थे ना, इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा क्यों जाता है, हम वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था ना कि देखो 15वीं शताब्दी में यूरोप कॉन्टिनेंट के जो वहाँ के लोग थे वो अलग अलग देशों की यानी कॉन्टिनेंट की खोज करने के लिए निकल रहे थे। तो उसी क्रम में ना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी आए। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पे क्या, बीच में तो मेडिटेरियन ही था, तो ये पानी को पार करके तो आ गए, लेकिन इसका नॉर्थ पार्ट तक पहुंच गए। लेकिन अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट तक तो पहुंच गए, लेकिन अफ्रीका के आगे यहाँ पर क्या था, विशाल सहारा डेजर्ट था। ठीक, सहारा डेजर्ट था, डेजर्ट। ठीक है, इसके आगे नॉर्थ के आगे क्या है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट यानी सहारा मरुस्थल है। और फिर इसके आगे क्या है आपका, इसके आगे पड़ेगा यहाँ पे क्या है, हमारी विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा जहाँ पर भी रहती है वहाँ पे क्या पाया जाता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यानी बहुत घना क्या पाया जाता है, घना रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ना बहुत ही घना कॉन्गो डेंस फॉरेस्ट था। ठीक है, कॉन्गो डेंस फॉरेस्ट, कॉन्गो कॉन्गो डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट। तो मैंने क्या बताया कि 15वीं शताब्दी में यूरोप के लोग अलग अलग देशों की खोज करने के लिए निकलते थे। उसी क्रम में ये लोग अफ्रीका की तरफ भी आते हैं। तो अफ्रीका के यहाँ पे नॉर्थ पार्ट तक तो ये पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे क्या था, हमारा सहारा मरुस्थल था। और फिर उसके आगे क्या था, हमारा कॉन्गो डेंस फॉरेस्ट था, यानी कॉन्गो एकदम घना वन था, जिस कारण ये क्या करते हैं ना कि इसके आगे पहुंच ही नहीं पाते, यानी बस यहाँ नॉर्थ पार्ट तक आते और फिर इसके आगे क्या करते, पहुंच नहीं पाते। क्यों, क्योंकि आगे सहारा डेजर्ट था और फिर इसके आगे क्या था, हमारा कॉन्गो डेंस फॉरेस्ट था। ठीक है, घना जंगल था, घने जंगल में कौन जाता। तो इसलिए इन लोगों ने इसको क्या बोल दिया कि भाई आगे क्या है, बस अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए इन लोगों ने क्या कर दिया कि जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है क्या है, डार्क कॉन्टिनेंट है। क्यों, क्योंकि इसके नॉर्थ पार्ट तक तो यूरोपीय पहुंच गए थे, लेकिन इसके आगे सहारा डेजर्ट होने के कारण और क्या होने के कारण, कॉन्गो डेंस फॉरेस्ट होने के कारण, यानी घना जंगल होने के कारण ये आगे तक नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, नॉर्थ के आगे नहीं पहुंच पाए, जिस कारण इन्होंने क्या कर दिया, डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, समझ में आया कि इसको डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय व्यापारी थे वो क्या करते थे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट की खोज करने के लिए निकलते थे। उसी क्रम में वो यूरोप से आते हैं अफ्रीका की तरफ। बीच में तो यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी है, तो पानी को पार करके आ जाते हैं और यहाँ नॉर्थ पार्ट तक आते हैं। लेकिन उनको आगे क्या मिलता है, देखो आगे क्या मिल गया, यहाँ पे अगर अफ्रीका है तो यहाँ तक तो आ गए है, यहाँ नॉर्थ पार्ट तक आ गए, लेकिन उनको आगे क्या मिल गया, आगे मिल गया आपको यहाँ पे उनको सहारा डेजर्ट मिला, यानी मरुस्थल मिला। फिर आगे आए तो क्या मिला उनको, आगे क्या मिला, कॉन्गो डेंस फॉरेस्ट, यानी घना जंगल मिला। अब ये घने जंगल को पार नहीं कर पाए, जिस कारण इन्होंने आगे का नाम बोल दिया कि ये जो आगे है ना ये डार्क है, एकदम अंधेरा है, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट उन लोगों ने क्या कह दिया, नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि इसको डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब इसके हम लोग अब कुछ देखें इसके पॉलिटिकल मैप को। तो अफ्रीका में टोटल 54 क्या है, कंट्री है। अफ्रीका में टोटल कितनी देश है, कितने देश है, 54 देश है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, हमारा यहाँ पे आपको दिख नहीं होगा, अल्जीरिया है। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, यहाँ पे होगा गाम्बिया है। ठीक है, गाम्बिया। ठीक है, और इसका एक सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं कि आइलैंड कंट्री कौन है, इसका मेडागास्कर है, जो कि मोजाम्बिक से ही क्या हुआ है, अलग हुआ है। ठीक है, तो देखो इसके पॉलिटिकल मैप को देखें अगर, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हमारा मोरक्को है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप एटलस में बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोरक्को है, यहाँ पे क्या है,
नहीं, देखो यहाँ पे वेस्टर्न सहारा है, कंट्री का नाम हम याद करवा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न सहारा। यहाँ पे ये कौन सी कंट्री है, मोरक्को है। और ये कौन सी है, अल्जीरिया है। अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट की क्या है, सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ पे आपको अल्जीरिया मिल जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, ट्यूनिसिया है, फिर लिबिया है, फिर इजिप्ट है, फिर सूडान है, चाड है, नाइजर है, माली है, मौरितानिया है। ये क्लियर दिख नहीं रहा, इट इज नॉट विजिबल, आई नो। तो आप क्या करना, अपने एटलस को खोल के और उसको बहुत ही अच्छे से क्या करना, देखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पॉलिटिकल मैप हो गया। क्योंकि कंट्री के लोकेशन को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमेशा एक नए कंट्री क्या होती है, न्यूज़ में बनी ही रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका साउथ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंट्री है, साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे अंगोला है, यहाँ पे क्या है, नामीबिया है, और यहाँ पे क्या है हमारा आपका बोत्सवाना है, यहाँ पे जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे पहले दोनों एक ही कंट्री हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, आपको देखना होगा। और यहाँ पे क्या है, सोमालिया है। अब आपको एक और चीज बता दे रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आते हैं, ठीक है। देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, 4 कंट्री आते हैं। अगर आपसे पूछे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री आते हैं, तो आपको बताना है कि 4 कंट्री आते हैं, ठीक है। पहले का नाम क्या है, इथियोपिया नाम है, इथियोपिया नाम है। सब आप अच्छे से एटलस में देख लेना, ठीक है। इथियोपिया नाम है। और दूसरे का क्या नाम है, जिबूती, जिबूती नाम है, ठीक है। पहले का क्या नाम है, इथियोपिया नाम है, और पहले दूसरे का जिबूती। फिर क्या आ जाएगा आपका, इथियोपिया, जिबूती, और सोमाली आ जाएगा, सोमालिया, ठीक है। और फिर क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसको क्या बोलते हैं, ये इस सिंह की तरह दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसमें कितने देश आते हैं, 4 आते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे इथियोपिया है, आपको यहाँ पे इथियोपिया दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या है, छोटा सा एकदम जिबूती है। फिर यहाँ पे सोमालिया है, फिर देखो यहाँ पे सोमालिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, और फिर क्या है, केन्या, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्या बताया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक इथियोपिया आ जाएगा, और एक क्या एक आ जाएगा जिबूती आ जाएगा, 2 हो गए। और एक सोमालिया आ जाएगा, सोमालिया आ जाएगा, ठीक है। और एक केन्या आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो हो गया ना, हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते थे। तो ये आपने तो याद कर लिया। अब हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ फिजियोग्राफी को देखते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो हमारा फिजियोग्राफी है, यानी हमने पॉलिटिकल मैप तो देख लिया, मतलब उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, आप लोग एटलस में देख लेना। अब हम लोग इसके फिजिकल मैप को देखते हैं। फिजिकल मैप में इसके पहले हम सबसे पहले चीज को क्या देखेंगे, माउंटेन को देखेंगे, ठीक है। यानी अफ्रीका में जो भी क्या है, पहाड़ स्थित है, उसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। देखो, तो आपको अपने हाथ से क्या करना है, मैप को ड्रॉ करना है, और वहां पे क्या करना है, आपको माउंटेन्स को बनाना है। देखो, तभी चीजें याद होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं याद होगा, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब अगर हम आपको माउंटेन्स का नाम बताएं, तो आपको अफ्रीका के ना उत्तर पश्चिम में क्या देखने को मिलेगा, एटलस माउंटेन देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है, एटलस, एटलस माउंटेन, ठीक है, एटलस माउंटेन। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या है, माउंट लोमा, ऐसे कर लो। यहाँ पे क्या हमारा माउंट लोमा है, माउंट लोमा, ठीक है। और यहाँ से क्या हमारी जा रही है, विषुवत रेखा जा रही है। तो देखो, हमने पहले माउंटेन का नाम क्या बताया कि यहाँ पे क्या है, हमारा एटलस माउंटेन है, और यहाँ पे क्या है, हमारा माउंट लोमा है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इलोगन माउंटेन। इसका नाम क्या है, इलोगन, इलोगन, ठीक है, इलोगन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, केन्या, माउंट केन्या, माउंट केन्या, माउंट केन्या, ठीक है। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे क्या है, ऊंची पर्वत है। क्या, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है, ठीक है। माउंट
किली मंजारो, मंजारो, ठीक है, मंजारो, माउंट किलीमंजारो। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माउंट रवेंजोरी, माउंट रवेंजोरी। देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माउंट रवेन, रवेंजोरी, जो कि कहाँ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के कहाँ है, बॉर्डर पे, ठीक है, माउंट रवेंजोरी। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक माउंटेन ड्रैकन्सबर्ग, उसका नाम क्या है, ड्रैकन्सबर्ग। यहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका में है, क्या है, ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्स, ड्रैकन्सबर्ग, ठीक है, ड्रैकन्स वर्ग। तो हमने क्या बताया कि हमें अफ्रीका के क्या देखना है, कॉन्टिनेंट को देखना है, नहीं सॉरी माउंटेन को देखना है। तो इसमें हमने सबसे पहला माउंटेन कौन सा देखा, एटलस माउंटेन, जो कि हमारे अफ्रीका के 3 कंट्री में क्या हुआ है, फैला, उसको हम अच्छे से बताएंगे विस्तार से, पहले नाम याद कर लो। यहाँ पे क्या है हमारा, एटलस माउंटेन है। और फिर यहाँ पे क्या है हमारा, माउंट लोमा, क्या है, मेरे साथ बोलो, माउंट लोमा। यहाँ पे आपको कौन सा पर्वत देखने को मिलेगा, माउंट लोमा, जो कि सेरा लियोन तथा लाइबेरिया में फैला है, ठीक है, माउंट लोमा। और फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माउंट रवेंजोरी, जो कि क्या है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तथा युगांडा के बॉर्डर पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका, माउंट इलोगन, माउंट इलोगन, ठीक है। और फिर नीचे इसके क्या मिल जाएगा हमारे विषुवत रेखा के माउंट केन्या, क्या है, ये भी एक माउंटेन है। और फिर हमारा क्या मिलेगा, माउंट किलीमंजारो, जो कि हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। अब हम लोग सबके इसके हाईएस्ट पीक को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने पहले पर्वत का नाम क्या, और एक यहाँ पे एक और माउंटेन है, नाम याद करो, ठीक है। यहाँ पे एक आपको तिबेस्ती माउंटेन दिखेगा, तिबेस्ती माउंटेन, तिबेस्ती, तिबेस्ती माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा तिबेस्ती माउंटेन है। अब देखो हमने क्या बताया कि पहला माउंटेन कौन सा है, एटलस माउंटेन है। फिर यहाँ पे माउंट लोमा है। फिर यहाँ पे क्या है, तिबेस्ती माउंटेन है। फिर यहाँ पे क्या है, माउंट रवेंजोरी, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के कहाँ है, बॉर्डर पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, माउंट इलोगन। और फिर यहाँ पे क्या है, माउंट केन्या। और फिर माउंट किलीमंजारो, जो कि हमारे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, हमारे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो देखो इसको अब हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। देखो तो हम लोग सबसे पहले एटलस माउंटेन को पढ़ेंगे कि ये किस मिनरल्स के लिए फेमस है और ये कौन कौन से कंट्री में मतलब कि फैला है और यह एक कैसा माउंटेन है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग एटलस माउंटेन को देखें, एटलस, एटलस माउंटेन, ठीक है। तो यह क्या है ना कि यह एक यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन किसको बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन पहले बोलते किसको, देखो अगर हमारा, अगर देखो कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है और टकराती है तो उसके बीच का जो सेडिमेंट वो क्या होता है, ऊपर उसके बीच के सेडिमेंट के क्या क्या होने लगता है, फोल्डिंग होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। मान लो एक ये प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया, अगर ये दोनों आपस में क्या करे, टकरा रही है और ये दोनों क्या करे, टकरा रही है, तो कंप्रेशनल फोर्स के कारण क्या होगा कि ये जो हमारे बीच का, मान लो यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्स है यानी अवसाद है, तो ये दोनों प्लेट हो गई, क्या हो रही है, आपस में टकरा रही है, तो ये क्या होगा, ये नीचे से धक्का दे रहा है कोई, तो ये ऊपर वाला भाग क्या होगा, ऊपर ऐसे उठते जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो इसी तरह क्या हुआ है, हमारे एटलस माउंटेन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो अब किन किन प्लेटों के टकराने से हुआ है, इसके देखो यहाँ पे क्या हमारा यूरोप है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूरेशियन प्लेट। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, यूरेशियन प्लेट, यानी यहाँ पे क्या है आपका यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट के क्या टकराने से बना है, या यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट के क्या होने से, टकराने से बना है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा अफ्रीकन प्लेट हो गया और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इसके जो बीच का सेडिमेंट्स होगा यानी जो अवसाद होंगे वो क्या होंगे, उनका फोल्डिंग स्टार्ट होगा, तो बीच में क्या बन जाएगा, माउंटेन बन जाएगा। मैंने क्या बताया,
कि हमारी ये हाथ टकरा रही है, दोनों दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, अपना नीचे से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसके जो बीच का सेडिमेंट्स होगा वो क्या होगा, ऐसे ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो यह कैसे बना है, हमारे यूरेशियन प्लेट के टकराने से और हमारे अफ्रीकन प्लेट के टकराने से क्या हुआ है, हमारे जो बीच के सेडिमेंट्स थे वो क्या हो गए हैं, उनका फोल्डिंग स्टार्ट हो गया, इसलिए यह कैसा है, यह एक यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जो कि किन दो प्लेटों के टकराने से बना है, हमारे यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट के क्या हुआ है, टकराने से बना है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो हमारी एटलस माउंटेन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो एटलस माउंटेन क्या है, हमारी एक यंग फोल्ड माउंटेन है। क्यों, क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, देखो यहाँ पे एक प्लेट हो गया और एक यहाँ पे प्लेट हो गया, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करे, गति करे, और नीचे हमारे क्या है, मैग्मा है। मैग्मा क्या कर रहा है, नीचे से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, नीचे से क्या कर रहा है, मैग्मा फोर्स लगा रहा है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसके जो बीच का सेडिमेंट्स है वो क्या होगा, उसका फोल्डिंग स्टार्ट होगा, तो इस तरह क्या बनता है, हमारा माउंटेन बोलता है, माउंटेन बनता है। मैंने कितनी बार बताया कि हमारा ये जो दोनों हाथ है वो आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो ये जो बीच का इसका जो पार्ट है वो टकराने के कारण क्या होगा, ऐसे ऊपर उठने लगेगा, इसी को क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि यह किन दो प्लेटों के टकराने से बना है, हमारा यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट के टकराने से बना है। ठीक है, तो देखो अब यह तो क्या हो गया, हमारा यंग फोल्ड माउंटेन हो गया। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट टोपकल। मेरे साथ बोलो, माउंट टोपकल, माउंट टोपकल। मैंने बताया कि एटलस माउंटेन जो कि हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 3 देशों में फैला है। कौन कौन से देश में, देखो पहले का नाम याद कर लो, अल्जीरिया, अल्जीरिया, और दूसरे का नाम क्या है, ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया, और तीसरे का नाम क्या है, मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को, मोरक्को, एटीएम से याद कर लो, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को। एटलस माउंटेन कितने कंट्री में फैला है, 3, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एटलस माउंटेन। ठीक है, यह कितने अफ्रीका के देशों में फैला है, 3 देशों में फैला है। पहला कौन सा, हमारा अल्जीरिया हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, हमारा ट्यूनिसिया हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, हमारा मोरक्को हो गया। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना। और इसका हाईएस्ट पिक क्या है कि माउंट टोपकल है, आपको यहाँ पे माउंट टोपकल देखने को मिल जाएगा, इसकी सबसे क्या है, हाईएस्ट पिक है। अब यहाँ पर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा खनिज पाया जाता है वो क्या है, यहाँ पे आयरन मिलता है, यानी लौह, लौह मिलता है आपको, और फिर क्या मिलता है, तांबा मिलता है, तांबा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉपर, तांबा, और आपका गोल्ड मिलेगा, और क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। यहाँ पे इतने खनिज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एटलस माउंटेन जो कि हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 3 देशों में फैला है। पहला क्या है, अल्जीरिया है, दूसरा क्या है, मोरक्को है, और तीसरा क्या है, हमारा ट्यूनिसिया है। ठीक है, एटीएम से याद कर लेना। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट टोपकल है। यह एक कैसा माउंटेन है, माउंटेन में मतलब कितने तरह के होते हैं, एक यंग फोल्ड माउंटेन होता है, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है, एक ब्लॉक माउंटेन होता है। सब माउंटेन कैसे कैसे बनते हैं वो अलग क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि यह क्या है, एक यंग फोल्ड माउंटेन है। यह किन दो प्लेटों के टकराने से बना है, हमारा यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टकराने से क्या हुआ है, बना है। ठीक है, अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट टोपकल है। और यहाँ पे खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, आपका आयरन पाया जाता है, यानी लौह पाया जाता है, और आपका कॉपर पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने एटलस माउंटेन के बारे में इतना देख लिया। ठीक है, अब क्या हमारा माउंट लोमा है, माउंट लोमा। ठीक है, माउंट लोमा, देखो फिर से बना दे रहे हैं, माउंट लोमा। ये क्या हो गई, हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गई। और यहाँ पे क्या है, हमारी माउंट लोमा। यहाँ पे तो आपको एटलस माउंटेन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एटलस है। और माउंट लोमा कहाँ है, यह सेरा लियोन तथा लाइबेरिया में है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारी माउंट
लोमा है। आप एटलस में देख लेना, बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, यह कितने देशों में फैला है? तो यह सेरा लियोन तथा लाइबेरिया 2 देशों में फैला है। इस इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट लोमा की हाईएस्ट पीक क्या है? देखो माउंट लोमा, यहाँ पे क्या है हमारी? माउंट लोमा। यह कितने देशों में फैला है? सेरा लियोन तथा लाइबेरिया 2 देशों में फैला है। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट लोमा। माउंट लोमा की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट बिंतु मानी। माउंट बिंतु मानी। ठीक है, और यहीं से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? यहाँ से हमारी नाइजर रिवर क्या होती है? ओरिजिनेट करती है, यानी यहीं से क्या होती है? यह निकलती है। यहाँ से नाइजर रिवर, नाइजर रिवर क्या करती है? निकलती है। नाइजर रिवर का ओरिजिन क्या होता है? यहीं पर होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया कि माउंट लोमा की हाईएस्ट पिक क्या है? माउंट बिंतु मानी है। और यहाँ से ओरिजिन किस नदी का होता है? नाइजर रिवर का। और यह कितने देशों में फैला है? 2, सेरा लियोन तथा लाइबेरिया। फिर हमारा कौन सा माउंटेन है आपका? अगर यहाँ अगर यहाँ से आपका विषुवत रेखा गुजर रहा है तो यहाँ पे क्या आपका माउंट, कौन सा माउंटेन है? देखो यहाँ पे क्या है? माउंट इलोगन। माउंट इलोगन। और फिर क्या है यहाँ पे? माउंट केन्या है। माउंट केन्या। ठीक है, सब माउंटेन याद करते जाओ, लिखोगे तभी प्रैक्टिस होगा, ऐसे नहीं याद होगा। और फिर यहाँ पे क्या है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका की ना सबसे ऊंची पर्वत है। और इसकी हाईएस्ट पिक क्या है? माउंट उहरू। माउंट उहरू। उहुरू। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पिक क्या है? माउंट उहरू। माउंट किलिमंजारो की हाईएस्ट पिक क्या है? माउंट उहरू। ठीक है, मैंने क्या बताया कि माउंट किलिमंजारो जो कि हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की क्या है? सबसे ऊंची पर्वत है। लेकिन जो इसका हाईएस्ट पिक है वो क्या है? माउंट उहरू। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पर्वत है आपका? माउंट रवेंजोरी। माउंट रवेन रवेंजोरी, जो कि कहाँ है? हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के कहाँ है? बॉर्डर पे है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तथा युगांडा के कहाँ है? बॉर्डर पे है। युगांडा के बॉर्डर पर है। ठीक है, इतना सबको पता चल रहा है। और यहीं पे क्या है? स्टैनले वाटरफॉल है। यहाँ पे इस पे क्या है? एक स्टैनले फॉल। स्टैनले फॉल। ठीक है, इसका अब नाम बदल के क्या हो गया? ब्योमा फॉल। इसको अब क्या बोलते हैं? ब्योमा फॉल। ब्योमा फॉल। ब्योमा फॉल। सारे फोटो गूगल पे देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, ब्योमा फॉल। मैंने सारे माउंटेन को करा दिया कि यहाँ पे क्या है? एटलस माउंटेन है, यहाँ पे माउंट लोमा है, यहाँ पे माउंट इलोगन है, यहाँ पे माउंट रवेंजोरी है, और यहाँ पे माउंट केन्या है, और यहाँ पे क्या है? माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पिक माउंट उहरू है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कर लिया? फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के फिजियोग्राफी में माउंटेन को कर लिया। अब हम क्या करेंगे? प्लेट्यू को करेंगे। प्लेट्यू क्या होता है? जिसका टॉप क्या होता है हमारा? प्लेटू क्या होता है? जिसका टॉप क्या होता है? फ्लैट होता है, जहाँ पे हमारा मानव जीवन क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। लेकिन माउंटेन क्या होता है? माउंटेन का ये जो टॉप होता है ये क्या होता है? नुकीला होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जीवन संभव नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के प्लेटू को करेंगे, यानी पठार को। ठीक है, देखो तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ कुछ पठार है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हम उन सब का नाम याद करवा दे रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से पठार है। पहला क्या हमारा? गिनी उच्च भूमि है। गिनी, ओहो ये क्या हो जा रहा है? देखो पहला क्या हमारा? गिनी गिनी हाईलैंड है। ठीक है, गिनी हाईलैंड। ठीक है, गिनी हाईलैंड है। और सेकंड क्या है हमारा? सबके लोकेशन को बता दे रहे, पहले अभी नाम याद कर लो। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा? जोस प्लेट्यू। जोस प्लेट्यू।
जोस प्लेट्यू, ठीक है, जोस प्लेट्यू। और हमारा थर्ड नंबर पर क्या है, हमारा कटंगा प्लेट्यू है, कटंगा प्लेट्यू, कटंगा पठार, ठीक है, कटंगा प्लेट्यू। और फोर्थ नंबर पे क्या हमारा बी प्लेट्यू, बी बी प्लेट्यू, ठीक है, बी प्लेट्यू। और हमारे फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारा ग्रेट कारू पठार, ग्रेट ग्रेट कारू पठार, ग्रेट ग्रेट कारू कारू पठार। और सिक्स नंबर पे क्या हमारा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। तो सबका पहले नाम याद कर लो, पहला क्या हमारा गिनी हाईलैंड है, और सेकंड नंबर पे क्या हमारा जोस प्लेट्यू है, और थर्ड नंबर पे क्या हमारा कटंगा प्लेट्यू है, और फोर्थ नंबर पे क्या है बी प्लेट्यू है, और फिफ्थ नंबर पे क्या हमारा ग्रेट कारू प्लेट्यू है, और सिक्स नंबर पे क्या है हमारा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, ठीक है। तो इतना आप सब लोगों ने देख लिया। अब इसको इसके लोकेशन को देख लेते, देखो ये जो हमारा एक बी प्लेट्यू है वो कहाँ है हमारे एंगोला में है, एंगोला देश का नाम है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंगोला में है। और यह कहाँ है नाइजर और नाइजीरिया में फैला। सबके अब हम लोगों ने नाम को देख लिया, अब सबके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने तो देख लिया, अब हम लोग सबके बारे में कुछ कुछ क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। आपको इस साइड में क्या मिल जाएगा गिनी हाईलैंड मिल जाएगा, ठीक है, गिनी का पठार, ठीक है। इस साइड में आपको क्या मिल जाएगा अफ्रीका के पश्चिम में क्या मिल जाएगा गिनी का पठार मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग अब हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं। पहला क्या हमारा गिनी का ओहो गिनी का पठार, गिनी उच्च भूमि, उच्च भूमि, ठीक है। तो गिनी उच्च भूमि जो है इसके ना क्या है तो मैं बताऊं तो जो माउंट लोमा है और एक फोर्टा जालौन करके क्या है हमारा पठारी भाग है, वो क्या है दोनों इसी के भाग है। माउंट लोमा, माउंट लोमा, माउंट लोमा तथा फोर्टा जालौन, आप लोग मैप में देखना बहुत अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। माउंट लोमा तथा फोर्टा जालौन, फोर्टा जालौन इसी के क्या है भाग है, फोर्टा जालौन, जालौन, ठीक है। ओह माउंट लोमा तथा फोर्टा जालौन क्या है इसी के भाग है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा फोर्टा जालौन, जो कि फोर्टा जालौन को क्या कहते हैं हमारे वेस्ट अफ्रीका का वाटर टावर कहते हैं। जो हमारे यहाँ पे फोर्टा जालौन है, फोर्टा जालौन को क्या कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका का वाटर टावर कहते हैं, यानी जल स्तंभ कहते हैं, जल स्तंभ कहते हैं, यानी वाटर टावर, ठीक है, वाटर टावर इसको क्या कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ कहते हैं। क्यों फोर्टा जालौन को क्यों पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ कहते हैं, क्यों क्योंकि यहीं से कई सारी हमारी नदियां निकलती है। उन नदियों का नाम क्या है, पहले नदी का क्या नाम है नाइजर, और फिर से क्या हो गई हमारी सेनेगल रिवर हो गई, सेनेगल नदी, और फिर क्या हमारी गाम्बिया रिवर निकलती है, ठीक है, गाम्बिया रिवर। तो मैंने क्या बताया कि हमारी जो गिनी उच्च भूमि है जो कि हमारे अफ्रीका के कहाँ पाई जाती है पश्चिम में पाई जाती है, और गिनी उच्च भूमि क्या है माउंट लोमा तथा फोर्टा जालौन क्या है इसके भाग है। और फोर्टा जालौन को क्या कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ कहते हैं। क्यों क्योंकि यहीं से हमारी ना नाइजर रिवर और सेनेगल रिवर और गाम्बिया रिवर क्या होती है ओरिजिनेट करती है, ठीक है।
और इसको जल विभाजक यह क्या करता है, जल विभाजक का भी कार्य करता है। यानी क्या करता है कि जल विभाजक का मतलब बोले तो कि ऊपर की नदियां ऊपर बह रही है इसके, और इसके नीचे की नदियां नीचे ही बह रही है, ठीक है। तो यह क्या करता है, जल विभाजक की तरह कार्य करता है। और इसको पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से नाइजर रिवर, सेनेगल रिवर और गाम्बिया रिवर क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने गिनी उच्च भूमि को पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा प्लेट्यू कौन सा है, हमारा दूसरा पठार है हमारा जोस प्लेट्यू, जो कि कहाँ है आपका, आपको यहाँ पर दिखेगा जोस प्लेट्यू, ठीक है। जोस प्लेट्यू, जोस प्लेट्यू किस कंट्री में स्थित है, देखो यह नाइजर तथा नाइजीरिया में स्थित है। यह नाइजर तथा नाइजीरिया में क्या है, स्थित है। और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। क्या है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा है, जो कि इसी जोस प्लेट्यू पे क्या है, स्थित है। नाइजीरिया की राजधानी लिख लो, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, अबूजा इसी पठार पर क्या है, स्थित है। इसी पठार पर स्थित है, इसी पठार पर स्थित है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जोस प्लेट्यू कहाँ है आपका, नाइजर तथा नाइजीरिया में स्थित है। और इसी पर क्या है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, जो कि इसी पठार पर स्थित है। और यह पठार किस खनिज के लिए फेमस है, तो यह टीन, यहाँ पर क्या पाया जाता है, टीन का भंडार है। यहाँ पर टीन का भंडार है, ठीक है। यहाँ पर टीन का क्या है, भंडार है, ठीक है। यहाँ पर टीन का क्या है, भंडार है। अब हम लोग अगला प्लेट्यू देख लेते हैं, कौन सा है हमारा, अगला कौन सा है हमारा, कटंगा प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू, ठीक है। कटंगा प्लेट्यू कहाँ है, यह आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में है, ठीक है। यह कहाँ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है। यहाँ पर ना कटंगा प्लेट्यू में क्या पाया जाते हैं, कोबाल्ट तथा कॉपर के डिपॉजिट पाए जाते हैं। यहाँ पर कॉपर तथा कोबाल्ट के क्या पाए जाते हैं, कोबाल्ट के डिपॉजिट पाए जाते हैं, डिपॉजिट पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन में आया था यूपीएससी 2000 पता नहीं कितने मतलब वर्ष में आया था कि हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का मतलब कि बोल सकते हैं कि उत्पादन, मतलब उत्पादन नहीं कि कोबाल्ट को कौन सा प्रोड्यूस करता है, कौन सा देश, तो हमारा आ जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यह पूरे विश्व का 2/3 कोबाल्ट यही से निकलता है। हमारा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, पूरे विश्व से मतलब जितने भी क्या है कोबाल्ट है पूरे विश्व में, तो उसका 2/3 भाग यही से जाता है, ठीक है। मतलब कि 2/3 भाग जो हमारा कोबाल्ट है वो कहाँ से निकलता है, हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, कटंगा पठार पाया जाता है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर तथा कोबाल्ट का डिपॉजिट है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरे विश्व में कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट के मतलब बोल सकते हैं कि कोबाल्ट प्रोड्यूस करने में सबसे पहला देश कौन सा है, तो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है। जो कि पूरे विश्व में 2/3 यही से क्या जाता है, हमारा कोबाल्ट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कटंगा प्लेट्यू। और कटंगा प्लेट्यू से ही क्या होती है हमारी, देखो कटंगा प्लेट्यू से ही क्या होती है हमारी एक लुआ, यहाँ पे क्या हमारी विषुवत रेखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कटंगा प्लेट्यू है, ठीक है। तो कटंगा प्लेट्यू से ही एक लुवा लावा नाम करके, लुवा लावा नाम का मतलब नाम की नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। नदी का क्या नाम है, लुवा लावा नदी, जो कि कटंगा प्लेट्यू से निकलती है। और यह लुवा लावा नदी अन्य धाराओं के साथ मिलकर, यानी अन्य धारा के साथ मिलकर क्या करती है, हमारे कॉन्गो रिवर का क्या करती है, निर्माण करती है। कॉन्गो रिवर को क्या बोलते हैं, जैरे रिवर भी बोलते हैं, जो कि हमारे विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी हो गई हमारी कॉन्गो रिवर, जो कि
मतलब देखो यहाँ से एक कटंगा पठार से एक हमारी क्या निकलती है, लुआ लावा नाम करके नदी निकलती है, जो कि अन्य धाराओं के साथ मिलकर क्या करती है, हमारे कॉन्गो रिवर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है। और क्या करती है, यह विषुवत रेखा को कॉन्गो नदी कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। तो एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारी कॉन्गो रिवर बेसिन है, यानी जो कॉन्गो रिवर बेसिन है वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कितने मतलब बोल सकते हैं कि देशों में क्या है, फैला है। ठीक है, देशों में फैला है। तो क्या है कि हमारा कॉन्गो रिवर है, यहाँ पे कौन सी हमारी कॉन्गो रिवर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी कॉन्गो रिवर बेसिन है, अब ये नहीं पूछ रहा है कि ये नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके गिर रही है, ऐसा अब क्वेश्चन पूछना उसका पुराना वो हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि यह नदी बेसिन कितने देशों में फैला है। तो जो हमारी कॉन्गो रिवर बेसिन है वो अफ्रीका के 6 देशों में फैली है, उनका हम लोग नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कॉन्गो रिवर बेसिन, कॉन्गो, ओहो देखो कॉन्गो रिवर बेसिन, कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर बेसिन अफ्रीका के कितने देशों में फैला है, 6 देशों में फैला है। ठीक है, 6 देशों में क्या हुआ है, फैला है। पहले का नाम क्या है आपका, पहले का नाम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और दूसरे का नाम क्या है, हमारे कॉन्गो में फैली है, और तीसरे का नाम क्या है हमारा, इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी। और चौथे नंबर की कौन सी कंट्री हमारी, कैमरून, कैमरून। और 5वें नंबर पे कौन सी हमारी कंट्री, 5वें नंबर पे है गैबॉन, गैबॉन। ठीक है, गैबॉन। और 6वें नंबर पर कौन सी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या हमारा कटंगा पठार है, जो कि क्या है हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। यहीं से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, लुआ लावा नदी, जो कि अन्य धाराओं के साथ मिलकर क्या करती है, कॉन्गो रिवर का निर्माण करती है। और कॉन्गो रिवर हमारे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और फिर क्या होती है, हमारे अटलांटिक ओशियन में ड्रेन कर जाती है। लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कॉन्गो रिवर बेसिन कितने देशों में फैली है, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 कंट्री में क्या है, यह फैली है, अफ्रीका के 6 देशों में फैली है। पहला कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा कौन सा है हमारा कॉन्गो, और फिर तीसरा कौन सा है हमारा इक्वेटोरियल गिनी, और चौथा कौन सा है कैमरून, और 5वां कौन सा है गैबॉन, और छवा कौन सा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, ये जो मैंने 2 बताया ना कि सबसे ज्यादा कोबाल्ट कहाँ से मतलब होता है, तो वो हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये भी पूछा था कि कॉन्गो रिवर बेसिन कितने देशों में फैला है अफ्रीका के, तो 6 देशों में फैला है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन से पठार को देख लिया, देखो पहला क्या देखा, गिनी उच्च भूमि देखा, फिर हम लोगों ने जोस प्लेटू देखा, फिर हम लोगों ने कटंगा प्लेटू देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, हमारा अब अगला पठार कौन सा होगा, देखो यहाँ पे क्या हमारा बी प्लेटू है। ठीक है, बी प्लेटू कहाँ है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, यह कहाँ है, अंगोला में स्थित है, अंगोला में स्थित है। और यह किस लिए फेमस है, यह यहाँ पर क्या है ना, बॉक्साइट पाया जाता है, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, बी प्लेटू पर क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। और यहीं से क्या होती है ना कि जाम्बेजी रिवर क्या करती है, निकलती है, और हमारे यहाँ पे इंडियन ओशियन में क्या करती है, ड्रेन करती है। ठीक है, यानी गिरती है। तो यहाँ से जाम्बेजी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर पे क्या है हमारा, विक्टोरिया फॉल है। ठीक है, जाम्बेजी रिवर पे क्या है हमारा, विक्टोरिया फॉल है, विक्टोरिया, विक्टोरिया फॉल है। ठीक है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे। ठीक है, अब हमारा क्या है, ग्रेट कारू पठार है, ग्रेट कारू पठार का हमारे साउथ अफ्रीका में है। ग्रेट कारू पठार आपका कहाँ पर स्थित है, यह साउथ अफ्रीका में स्थित है, यह साउथ अफ्रीका में क्या है, स्थित है। और ग्रेट कारू पठार में भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, देखो यहाँ पर आपका गोल्ड पाया जाता है,
और डायमंड पाया जाता है, डायमंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्लैटिनम पाया जाता है, प्लैटिनम। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोल पाया जाता है यानी कोयला। ग्रेट कारू पठार कहाँ है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। साउथ अफ्रीका में आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे क्या होता है, गोल्ड का ज़्यादा माइनिंग होता है। तो कहाँ से होता है वो, ग्रेट कारू पठार से होता है। इस यहाँ पर क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, डायम डायमंड पाया जाता है, प्लैटिनम पाया जाता है, कोल पाया जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्या, हमारा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू कहाँ स्थित है, तो यह ना अफ्रीका का सबसे क्या है, बड़ा पठार है। जो हमारा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, यह अफ्रीका का क्या है, सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। जो कि कहाँ फैला है, हमारे अफ्रीका के, कहाँ फैला है, देखो जो हमारा अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के ईस्ट वाले पार्ट में क्या है, यह फैला है। तो हमारा अगला हमारा पठार कौन सा है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू क्या है, हमारे अफ्रीका का सबसे बड़ा क्या है, हमारा पठार है। जो कि कहाँ है, फैला है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, अफ्रीका के पूर्व में विषुवत रेखीय क्षेत्र में फैला है। अब जो हमारा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, जो माउंट किलिमंजारो है, बोल सकते हैं कि माउंट किलिमंजारो इसी पर स्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, इसी पर स्थित है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो कि हमारे अफ्रीका का क्या है, सबसे बड़ा पठार है। और यह अफ्रीका के ईस्ट में विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या है, फैला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माउंट किलिमंजारो इसी का भाग है। और जो हमारा अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है वो क्या है, हमारा विक्टोरिया लेक भी क्या है, इसी पर स्थित है, विक्टोरिया लेक, ठीक है। विक्टोरिया लेक जो कि अफ्रीका के 3 देशों के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। युगांडा, केन्या और तंजानिया, युगांडा, केन्या और तंजानिया अफ्रीका के कितने देशों के बॉर्डर पर फैला है, मतलब 3 देशों के, युगांडा, केन्या, तंजानिया। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, मसाई ट्राइब्स पाए जाते हैं, ठीक है। मसाई जनजाति, मसाई, मसाई ट्राइब, ठीक है। मसाई ट्राइब मतलब किन देशों में बेसिकली पाए जाते हैं, केन्या और तंजानिया में पाए जाते हैं, ठीक है। केन्या, केन्या, देखो क्या कहाँ पाए जाते हैं, केन्या प्लस तंजानिया। केन्या में क्या होता है, चाय की खेती होती है। तंजानिया, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, जो कि हमारे अफ्रीका के ईस्ट में विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या है, फैला है। यहाँ पर माउंट किलिमंजारो इसी पर स्थित है। और जो हमारा विक्टोरिया लेक है, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा क्या हमारा झील है, इसी पर है। और यहाँ पर मसाई ट्राइब पाए जाते हैं। मसाई ट्राइब यानी मसाई जनजाति जो कि कहाँ है, अगर देश का नाम पूछ दे तो केन्या और तंजानिया में। केन्या में क्या होता है, चाय की खेती होती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने तो पठार को देख लिया, माउंटेन को देख लिया। अब हमारा अगला क्या है, प्लेन, ठीक है, यानी प्लेन ऑफ अफ्रीका, प्लेन, प्लेन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। देखो यानी अफ्रीका के मैदान, पहाड़ देख लिया, पठार देख लिया, अब हमें क्या देखना है, मैदान को देखना है, ठीक है। यानी प्लेन ऑफ अफ्रीका। तो देखो पहले मैप बना लेते हैं अफ्रीका का। यहाँ पे क्या हमारा अफ्रीका है, ठीक है। देखो और यहाँ से क्या जा रही है, हमारी विषुवत रेखा जा रही है। तो यहाँ पे अफ्रीका में आपको 2 घास मतलब प्लेन देखने को मिलेंगे। पहला क्या हमारा सवाना है, सवाना है। और दूसरा क्या हमारा बेल्ट, बेल्ट कहाँ आपको देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यह कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और सवाना के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो सवाना होता क्या है, ठीक है। तो जो हमारा सवाना है, अगर हम लोग सवाना के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, देखो तो जो हमारा सवाना होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सवाना आखिर होता क्या है। अगर हम लोग अपने पृथ्वी को बनाएं, देखो यहाँ पे क्या हमारी विषुवत रेखा है और यहाँ पे क्या हमारी, तो देखो विषुवत रेखा जहां पर भी पाया जाएगा
वहां पर क्या होगा, अधिक वर्षा होगा। अधिक वर्षा होने के कारण विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री क्या साउथ में क्या पाया जाएगा, आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यानी विषुवत रेखीय वर्षा वन पाए जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ तथा 10 डिग्री साउथ में क्या पाया जाएगा, आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बहुत अधिक पड़ती है और वहां पर डेली वर्षा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। जैसे हमारे अफ्रीका में क्या पाया जाता है, कॉन्गो फॉरेस्ट। कॉन्गो फॉरेस्ट ही क्या है, हमारा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। तो विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तो आपका पाया जा रहा है विषुवत रेखीय वर्षावन। लेकिन विषुवत रेखा के अगर आप 10 डिग्री के बाद जाओगे यानी 20 डिग्री के पास आओगे, यानी मान लो 23 डिग्री के पास, तो 23 डिग्री के पास क्या होगा ना कि वर्षा कम होगा। वर्षा यानी 10 से 23 डिग्री के बीच में वर्षा कम होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, घास के मैदान मिलेंगे, जो कि क्या है हमारा, वही क्या है, सवाना है। ठीक है, और फिर आप 23 से 30 डिग्री के बीच जाओगे, 23 से 30 डिग्री के बीच जाओगे तो क्या आपको मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 30 डिग्री पर क्या मिलेगा आपको, मरुस्थल यानी डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट। और फिर 40 डिग्री के पास जाओगे तो आपको स्टेपी मिलेगा। स्टेपी भी क्या है, घास का मैदान है, स्टेपी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ क्या होगा, आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा। लेकिन विषुवत रेखा के यानी 10 डिग्री नॉर्थ के बाद 23 डिग्री पर क्या पाया जाएगा, क्योंकि वर्षा कम होते जाएगा, तो वर्षा कम होगा तो यहाँ पे घास के मैदान बनेंगे। और फिर क्या बनेगा, फिर और वर्षा कम हो जाएगा, होगा ही नहीं, तो फिर क्या बनेगा आपका 30 डिग्री के पास, 23 से 30 डिग्री के बीच में क्या बनेगा, आपका डेजर्ट बनेगा। और फिर क्या होगा, स्टेपी पाया जाएगा। तो ये यानी जो हमारा सवाना है, ये सवाना आपको बोल सकते हैं कि डेजर्ट, यहाँ पे क्या है आपका डेजर्ट यानी मरुस्थल, और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बीच का क्या है, एक बफर जोन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है और बीच में क्या पाया जा रहा है, हमारा सवाना घास का मैदान। तो यह क्या हो गया, एक बफर जोन की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आपको पता चल गया कि सवाना क्या है, जो कि हमारे विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ तथा 10 डिग्री साउथ में मतलब तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। फिर जाएंगे ऊपर तो वर्षा कम होगा, तो क्या होगा, घास का मैदान बनेगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो वर्षा थोड़ा सा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, डेजर्ट बनेगा। तो यह क्या है हमारे, यह जो सवाना है यह क्या है, हमारे विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ तथा 10 डिग्री नहीं, देखो हमारे विषुवत रेखा के उत्तर तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में फैला है। तो यह हमारे विषुवत रेखा के, यह विषुवत रेखा के उत्तर तथा विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में क्या है, दक्षिण में फैला है। और यहाँ पर सीमांत वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो वर्षा होता है, यहाँ पर क्या होता है ना, और यहाँ पर एक और बात समझ लो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से शरद और ग्रीष्म ऋतु का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे हमारे भारत में क्या होता है, 6 माह गर्मी और 6 माह ठंडा, तो यहीं पर भी ऐसा ही होता है। सवाना वाले रीजन में क्या होता है, स्पष्ट रूप से गर्म और शरद ऋतु का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी 6 माह ऐसा नहीं कि पूरा वर्षा ही हो रहा है, और ये भी नहीं है कि वर्षा भी मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से, यहाँ स्पष्ट रूप से ऋतुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, वर्षा जो है ना 75 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ पर वर्षा कितना होता है, यहाँ पर वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक है, तो सीमांत वर्षा के कारण यहाँ पर घास बन गए। अब यहाँ पर लंबी और मोटी और पौष्टिक घास पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर घासें कैसी पाई जाती है, यहाँ पर जो घास पाए जाते हैं, देखो यहाँ की घासें क्या होती है, लंबी होगी, लंबी होगी और मोटी होगी और पौष्टिक होगी, यानी उसमें न्यूट्रिशन बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और इन घासों को क्या बोलते हैं, एलिफेंटा ग्रास। ठीक है, एलिफेंटा ग्रासलैंड, एलिफेंटा ग्रासलैंड, एलिफेंटा ग्रास
लैंड, ठीक है। इन घासों को क्या बोलते हैं? एलिफेंटा ग्रासलैंड। मैंने क्या बताया कि हमारे सवाना रीजन में 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, और यहाँ पर सीमांत वर्षा के कारण लंबी और मोटी और पौष्टिक घासें क्या होती है, मतलब इनका डेवलपमेंट होता है। इन घासों को क्या बोलते हैं? एलिफेंटा ग्रासलैंड। अब जब लंबी लंबी घासें पाई जाएगी, तो लंबी लंबी घासों को खाने के लिए लंबे लंबे मतलब सूंड वाले क्या होना चाहिए? जानवर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर हाथी, यहाँ पर वो पशु कौन पाए जाएंगे? हाथी और जिराफ और जेब्रा, ठीक है, जेब्रा। लंबी लंबी घासों को खाने के लिए क्या चाहिए? ये हाथी चाहिए, जिराफ चाहिए और जेब्रा चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने सवाना रीजन पढ़ लिया कि क्या है, हमारे इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में आपका क्या पाया जाएगा? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। लेकिन आप इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाओगे क्या होगा? वर्षा की मात्रा कम होगा, और यहाँ पर अगर आप 23 डिग्री के बीच में जाओगे तो क्या होगा? वर्षा कम होगा। वर्षा कम होने के कारण क्या होगा? यहाँ पर सवाना का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और फिर अगर सवाना से ऊपर जाओगे, 30 डिग्री के पास जाओगे, तो क्या होगा? यहाँ पर मरुस्थल बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वर्षा थोड़ा सा भी नहीं होता है, फिर स्टेपी पे आ जाएगा। तो आपको सवाना रीजन समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। अब हमारे दूसरे प्लेन का नाम क्या है? बेल्ट, ठीक है, बेल्ट। वो क्या है? बेल्ट। देखो, दूसरा क्या है? बेल्ट। यह क्या है? एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। यह टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और ये कैसा था हमारा सवाना? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था। यहाँ पे लिख लो, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड था। देखो टेम्परेट किसको बोलते हैं उसको थोड़ा समझ लो, कि यहाँ पे हमारा अफ्रीका है। देखो यहाँ पे क्या है? हमारी अफ्रीका है, और यहाँ से क्या जा रही है? हमारी विषुवत रेखा जा रही है, और यहाँ से क्या जा रही है? हमारी कर्क रेखा जा रही है, और यहाँ से क्या जा रही है? हमारी ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा जा रही है। तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा वाले बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन अगर आप कहाँ आ जाओगे? इस मकर रेखा के नीचे वाले रीजन में आ जाओगे, तो इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन। तो हमारा साउथ अफ्रीका कहाँ पड़ जाता है? मक्का रेखा के नीचे पड़ जाता है, और वहीं पर क्या पाया जा रहा है? हमारा बेल्ट घास का मैदान पाया जा रहा था। तो वो क्या हो गया? हमारा एक तरह का टेम्परेट ग्रासलैंड। तो यह क्या है? हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है, और यहाँ पर भी वर्षा क्या होता है? कम होता है। और यहाँ पर ना एक मेरिनो भेड़ पाई जाती है, मेरिनो भेड़, ठीक है, मेरिनो भेड़, जो कि अच्छे किस्म की क्या होती है? हमारे रेशम के लिए क्या है? फेमस है। मेरिनो भेड़ का मतलब वो किस लिए फेमस है? अच्छे किस्म के रेशम के लिए, अच्छे किस्म की रेशम के लिए, ठीक है। मेरिनो भेड़ यहाँ पे पाई जाती है। और हम लोगों ने अब घास के मैदान को देख लिया। हम लोगों ने क्या क्या देखा? देखो, अगर हम आपको स्टार्ट करें, कहाँ से हमने आपको स्टार्ट किया था? हम लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के फिजियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें जो सबसे पहला हमारा क्या था? माउंटेन था। तो हम लोगों ने अफ्रीका के माउंटेन को पढ़ लिया, ठीक है। माउंटेन को पढ़ने के बाद देखो, माउंटेन को पढ़ने के बाद ये सारा क्या हमारा? माउंटेन है, माउंटेन है। फिर क्या हमारा? ये भी हमारा यहाँ से क्या हो जाता है? हमारा पठार स्टार्ट हो जाता है। सारे पठार के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्लेन को पढ़ा कि सवाना क्या है, और फिर से वेल्ड क्या है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक अफ्रीका में एक और आपको चीज देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट रिफ्ट वैली। अफ्रीका का जो महान भ्रंश घाटी है उसको क्या है? देखो, उसके बारे में थोड़ा कुछ क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ग्रेट रिफ्ट रिफ्ट वैली, ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली ये क्या है? हम समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है ना, कि हमारा जो अफ्रीका है वो दो भागों में टूटता जा रहा है। देखो, ये क्या है? हमारा अफ्रीका है।
तो अफ्रीका के बीच में ना एक दरार सा बन गया, जो कि हमारे सीरिया से लेकर कहाँ तक है, मलावी तक। मलावी भी अफ्रीका का क्या है, एक देश है। यहाँ पर क्या है, एक बीच में दरार बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ पे सोमाली प्लेट है, सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट क्या हो रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है। ये दो प्लेटें हैं, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, बीच में क्रैक डेवलप हो गया है। ठीक है, ये कौन सा प्लेट है, नूबियन प्लेट, नूबियन प्लेट। ठीक है, तो पहला कौन सा हमारा सोमाली प्लेट है, जो कि उधर की तरफ खिसक रहा है, और ये क्या है, हमारा नूबियन प्लेट है, जो कि इधर की तरफ खिसक रहा है। और एक समय आएगा जब अफ्रीका का इतना वाला भाग टूट कर क्या हो जाएगा, अफ्रीका से अलग हो जाएगा, और अफ्रीका का बस इतना ही भाग रहेगा। ठीक है, तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, जो कि हमारे सीरिया से लेके कहाँ तक है, मलावी तक क्या है, फैला है। कितने किलोमीटर में, मलावी तक 6400 किलोमीटर क्या है, यह लंबा है। 6400 किलोमीटर क्या है, यह लंबा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे झीलें स्थित है। इस ग्रेट रिफ्ट वैली में क्या है कि बहुत सारे क्या है, झीलें स्थित है। उन झीलों का हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, देखो अगर हम इसमें बताएं कि इसमें बहुत सारी क्या है, झीलें स्थित है। पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, यानी महान भ्रंश घाटी क्या है, कि अफ्रीका के दो प्लेट, एक का नाम क्या है, नुबियन प्लेट, जो कि इधर की तरफ खिसक रहा है, और दूसरे का क्या नाम है, सोमाली प्लेट, जो कि उधर की तरफ खिसक रहा है। और एक समय आएगा कि जब अफ्रीका का ये वाला भाग क्या होगा, टूटकर अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना लंबा है, 6400 किलोमीटर सीरिया से लेकर मलावी तक क्या है, फैला है। देखो अब इसमें बहुत सारे झीलें स्थित है, उन झीलों का नाम याद कर लेते हैं। ठीक है, पहला इसमें झील कौन सा है, टाना लेक, टाना लेक, जो कि जहाँ से क्या होती है, हमारी ब्लू नाइल क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, तुर्काना लेक, तुर्काना लेक, और तीसरा क्या है हमारा, एल्बर्ट लेक है, एल्बर्ट है। फिर क्या हमारा चौथा, एडवर्ड लेक है, एडवर्ड लेक। सब एटलस में बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा पांचवा, क्या है, देखो पांचवा क्या है हमारा, रुकवा लेक है, फिर रुकवा लेक है, रुकवा लेक है, फिर लेक क्यू है, छवा क्या है, लेक क्यू, लेक क्यू, और फिर क्या हमारी टंगानिका लेक है। फिर सातवें नंबर पे क्या हमारी, टनगानिका लेक। ठीक है, तो इतने सारे लेक का नाम क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ये सब क्या है, भ्रंश घाटी में अफ्रीका के स्थित है। ठीक है, पहला कौन सी है, टाना लेक है, फिर टुरकाना लेक है, फिर एल्बर्ट है, फिर एडवर्ड है, फिर क्या रुकवा है, फिर हमारी लेक क्यू है, और फिर टंगानिका लेक है। ठीक है, अब हम लोगों ने अफ्रीका के बारे में आज सब क्या कर लिया, पढ़ लिया, इसके फिजियोग्राफी को पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला अगला कॉन्टिनेंट होगा वो क्या होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट होगा। यूरोप के सारे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल अच्छा से मैप को देखेंगे। इसमें तो क्लियर मैप नहीं हम ले पाए थे, ठीक है, लेकिन यूरोप का क्या करेंगे, अच्छा क्लियर लाएंगे, जिसमें सारे देश की लोकेशन को आपको बताएंगे और उसके फिजियोग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, नमस्कार। ठीक है।